बस की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वाह बड़ी खूबसूरती के साथ कर पा रहे होंगे। आज एक बार फिर से बहुत दिनों के बाद में बात करते हैं फिल्म शोले के बारे में। फिल्म शोले को अगले साल 50 साल हो जाएंगे। कितने? 50 साल। लेकिन आप अगर आज भी इस फिल्म को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म आपके सामने ही बन रही है। उस फिल्म का एक एक कैरेक्टर ऐसा लगता है कि आपके सामने ही एक्टिंग कर रहा है। इस फिल्म में इतना ज़्यादा लाइवलीनेस है, इतनी ज़्यादा जीवंतता है कि आप शोले फिल्म के एक भी सीन से, एक भी दृश्य से अपनी आंखों को हटा ही नहीं सकते। और इसीलिए आज तक की जितनी भी फिल्में हैं उनमें शोले का नाम सबसे पहले है। रमेश सिप्पी की फिल्म शोले, यानी रमेश सिप्पी साहब ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था। और ये फिल्म, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि आज भी अगर किसी थिएटर में लग जाती है तो वो हाउसफुल से कम नहीं होता। और वो एक समय था जब ये फिल्म वास्तव में रिलीज जब हुई थी 15 अगस्त 1975 को, तो बताते हैं लोग बाग अपनी चारपाई तक ले जाते थे उस फिल्म की एडवांस बुकिंग या करंट बुकिंग जो भी होती है, करंट बुकिंग के लिए अपनी चारपाई आधी रात को ही ले जा करके फिल्म थिएटर के वहाँ पर रख देते थे और वहाँ पर वो सो जाते थे। और सुबह जल्दी से जल्दी जो कोहराम मचता था बॉक्स ऑफ जो विंडो पर, टिकट विंडो पर, बॉक्स ऑफिस पर तो खैर कोहराम मचा ही उस फिल्म को लेकर के। तो ये फिल्म इस तरह से भी, इस फिल्म ने एक कीर्तिमान स्थापित किया कि किस प्रकार लोगों के बीच जद्दोजहद होती थी उस फिल्म का टिकट पाने के लिए। शोले फिल्म से जुड़े हुए बहुत सारे किस्से हैं और इतने किस्से हैं कि हम उस पर हजारों एपिसोड कर सकते हैं। 1975 में रिलीज हुई इस सुपरहिट फिल्म को लेकर के एक जानकारी ये भी है कि इस फिल्म की जो पूरी शूटिंग थी वो रमेश सिप्पी साहब ने नहीं की थी। अब अगर पूरी फिल्म की शूटिंग में अगर निर्देशक यानी रमेश सिप्पी साहब का हाथ नहीं था तो असिस्टेंट के तौर पर फिर उनके साथ में कौन रहा करते थे। तो आपको बता दें कि शोले फिल्म में जिन्होंने अहमद का किरदार निभाया था, यानी सचिन पिलगांवकर, अभी हालिया एक इंटरव्यू एक उनका आया है, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि सेट पर रमेश सिप्पी जो डायरेक्ट करते थे जो सीन, वो सिर्फ 3 कलाकारों की जो परफॉर्मेंसेस थी उस पर वो डायरेक्शन देते थे। कहने का मतलब है, जब जब आपने शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन का, धर्मेंद्र का और संजीव कुमार के कोई भी सीन देखे हों, उन फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए रमेश सिप्पी आते थे। जबकि सेकंड यूनिट में सचिन और अमजद खान साहब, मरहूम अमजद खान साहब यानी गब्बर सिंह, वो दूसरी यूनिट की टीम में थे। और ये दोनों जो कलाकार थे, सचिन और अमजद खान साहब, ये दोनों उस दूसरी जो यूनिट के जो निर्देशक थे उनके साथ में उन्हें असिस्ट करते थे। और ये फिल्म बहुत बड़े एक बजट की फिल्म तो थी ही, बहुत बड़ा एक इसमें कलाकार थे, अलग अलग तरह के कलाकार थे। और इसका जो कैरिकेचर जो था बहुत अच्छा था। तो इस वजह से इसका जो सेकंड यूनिट की भी एक ज़रूरत पड़ी। जैसे उस समय अंग्रेज़ी फिल्मों में होता है कि भाई सेकंड यूनिट भी बना दी जाती है। एक तो प्लॉट होता है और एक होता है सब प्लॉट। तो जो प्लॉट के कलाकार होते हैं उसमें फर्स्ट यूनिट और जो सब प्लॉट के कलाकार होते हैं उसमें सेकंड यूनिट, ज़्यादातर यही होता है। तो यही कुछ डिवीज़न इस फिल्म में भी किया गया था।
आपको ऐसा लगता होगा कि रमेश सिप्पी हर जगह मौजूद थे, तो ऐसा नहीं है। इस फिल्म के बहुत सारे क्रूशियल सीन ऐसे थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीन ऐसे थे जिसमें आपको लगता है कि ये फिल्म का एक जबरदस्त सीन हो सकता है, लेकिन वो सीन रमेश सिप्पी की गैरहाजिरी में ही रिकॉर्ड हुए थे या डायरेक्ट किए गए थे। फिल्म शोले को देखते हुए आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगता किसी भी शॉट में कि यहाँ पर रमेश सिप्पी की नज़र उस पर्टिकुलर सीन पर नहीं है। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि रमेश सिप्पी रूबरू होते थे फिल्म की यूनिट से और पूरा समय देते थे, लेकिन ख़ास तौर पर तब जब अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार और साथ में धर्मेंद्र, जब ये तीनों अलग अलग शॉट्स में होते थे या तीनों किसी कंबाइंड शॉट में होते थे, वहाँ पर रमेश सिप्पी फिल्म की शूटिंग में होते थे। नहीं तो पूरी फिल्म का जो डायरेक्शन था वो सेकंड यूनिट ने संभाला था, और जिसको असिस्ट किया था सचिन पिलगांवकर ने और अमजद खान साहब ने। सचिन पिलगांवकर का बहुत बड़ा हाथ था इस फिल्म का, जो एक होते ना एसोसिएट आपके डायरेक्टर होते हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, उस तरह से। और अमजद खान साहब की बात करें तो अमजद खान साहब ने तो बहुत एक इससे भी अलग एक भूमिका फिल्म शोले में स्थापित की थी। आप जानते होंगे इस फिल्म में जो कई बहुत अच्छे सीन्स हैं, ख़ास तौर पर जो टचलिंग सीन है, जो फाइटिंग सीन है, उसमें आप देखेंगे कि कुछ जो सीन है वो थोड़ा सा इंडियन जो कल्चर के हिसाब से जो फाइट है, जैसे डकैतों की जो फाइट होती है वो थोड़ा सा उस टाइप की है, जैसे गांव में जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं उस तरह का सीन है। वहाँ जब भी कभी कुछ इस तरह का टशल हुआ, जैसे आपने देखा होगा कि उसमें जब गब्बर सिंह के आदमी जब ठाकुर की हवेली पर जाते हैं, वहाँ पर उसके मकान पर, हवेली तो नहीं थी वो मकान था, और जब वो निकलता है ठाकुर और वहाँ पर जब वो जबरन वहाँ से अनाज वगैरह लेकर के जाते हैं तो ठाकुर उनको रोकता है। जो दो आदमी होते हैं कालिया के साथ में एक दो लोग और होते हैं, जब ठाकुर साहब यानी संजीव कुमार उनको मना करते हैं तो वो नहीं मानते। वो जो लोग होते हैं, दो गब्बर के जो आदमी होते हैं, वो जब नहीं मानते उसके कहे को, तो वो जो सीन था वो आप देखिए, वहाँ पर जो टशल होती है, वहाँ जो फाइट मास्टर्स थे उनका नाम था मोहम्मद अली और दूसरे थे अजीम भाई। लेकिन ये जो सीन था ना, ये बिल्कुल एक डिफरेंट कट का सीन था। लेकिन उसके अलावा जो ट्रेन में जो रॉबरी होती है, जो स्टार्टिंग में होता है, शुरुआत में जो एक पूना मुंबई वाला जो रास्ता है ट्रेन रूट, वो वहाँ का शूटिंग है। और बीच में जो पनवेल जो आपका फार्म हाउस है सलमान खान का, वहाँ उस जगह से उसके आसपास से होती हुई ये पटरियाँ जाती हैं। आज भी ये वही लोकेशन है पनवेल के पास में, वहाँ से होती हुई पटरियाँ जाती हैं पूना के लिए। तो ये जो शॉट था, ये पूरा का पूरा जो ट्रेन सीक्वेंस था, जो लूट तो नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन ये अटैक था स्टार्ट में, जो 10 मिनट से ज़्यादा का सीन था, उसके लिए बाहर के स्टंट डायरेक्टर्स को हायर किया गया था। क्योंकि रमेश सिप्पी सेटिस्फाइड नहीं थे, वो चाहते थे इसमें कुछ और एक चीज़ को जोड़ा जाए ताकि फिल्म का जो एक ग्रेड है वो और ज़्यादा लेवल पर जाए। आपने देखा भी होगा इस फिल्म में जो वो ट्रेन का जो सीन है शुरू में, जब डकैत जब अटैक करते हैं, वो सीन एकदम हॉलीवुड वाला सीन है। और मेरे ख्याल में वो सीन किसी बॉलीवुड फिल्म में आज तक कभी यूज़ नहीं हुआ। उसका छोटा सा अंश आपको मिलेगा फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में, लेकिन वो भी एक उस टाइप का सीन नहीं था जो कि फिल्म शोले का बन पाया। हाँ, वो बहुत अच्छा सीन था, बहुत ही प्यारा सीन था। कभी आप रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म में जब देखते हैं, अनिल कपूर जब ट्रेन में से जब
चोरी करता है तिजोरी में से, बहुत बड़ा एक अमाउंट की चोरी करता है। तो वो सीन भी बड़ा प्यारा सीन था, उसका भी मैं कायल हूँ। लेकिन मैं अगर आप बात को शोले तक लेकर के जाऊँ तो ये जो सीन है ट्रेन में जो अटैक होता है, जो गब्बर सिंह के आदमी, उस समय तो गब्बर सिंह खैर था नहीं, लेकिन वो जो डकैतों के ऊपर जो एक सीन आजमाया गया था, किस तरह से वो ट्रेन से उठ कर के गिरते हैं और वो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन किस प्रकार पूरे डकैतों की टोली से भिड़ते हैं, और उस समय जो ठाकुर बलदेव सिंह यानी पुलिस इंस्पेक्टर संजीव कुमार साहब के ऊपर एक गोली उनको लगती है, उस समय का जो सीन था वो बहुत ही ज़्यादा जीवंत कर देने वाला सीन था। और इस फिल्म में इन सीन को बनाने के लिए, इस सीन की वजह से एक उठाव देने के लिए जेम एलन और जेरी को यूज़ किया गया था। और उनके साथ में जितना भी जो बातचीत होती थी, वो सभी बातचीत को एक दुभाषिए के तौर पर करने का काम होता था अमजद खान साहब का। अमजद खान साहब यानी गब्बर सिंह। गब्बर सिंह जिनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग मानी जाती थी उस समय, मतलब उस समय ही आप समझिए कि ट्रांसलेशन का काम वही करते थे। सीन में क्या चल रहा है, क्या होना है, उनका अगर आप देखें तो गब्बर सिंह यानी अमजद खान, जिसको बड़ा ही एक ऐसा कैरेक्टर बनाया गया फिल्म में, जो कि कुछ नहीं जानता, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ना सिर्फ क्रूर है बल्कि अनपढ़ और से भी कहीं ज़्यादा बेकार। उसके एटिकेट से मालूम चलता है कि ये कितना ज़्यादा घिनौना एक इंसान है गब्बर सिंह। लेकिन असल ज़िंदगी में वो उस समय स्टेज से आए हुए एक बहुत माने हुए कलाकार थे और उनकी इंग्लिश पर बहुत अच्छी पकड़ रही है। तो वो ये काम करते थे, साथ में सचिन भी होते थे, और ये पूरा का पूरा जो यूनिट थी, इसका कोलैबोरेशन इन सभी जितने भी फाइट मास्टर्स होते थे इनके साथ में रहता था। और ये लोग बाकायदा हर एक शॉट पर साथ में होते थे, क्योंकि उस समय इनके पास में, दोनों के पास में कोई काम नहीं होता था। ये उस समय आप समझ लीजिए बेकार तो नहीं थे, लेकिन फिर भी इनके पास और कोई काम नहीं था, तो ये काम की तलाश में थे। तो रमेश सिप्पी ने इनको ये काम भी सौंपा। अगर हम अमजद खान साहब की बात करें तो मैं अपने पुराने पॉडकास्ट में बता भी चुका हूँ कि उनका स्ट्रगल कितना ज़बरदस्त था, और इस फिल्म पर उनकी जान की बाजी लगी हुई थी। यानी अगर वो इस फिल्म में नहीं थे, अगर उस तरह से नहीं थे जैसा कि इनको होना चाहिए, और तो इनका करियर बिल्कुल ख़त्म था। और इन्होंने इस फिल्म को पाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले, ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ अपने पॉडकास्ट में। बहुत डिप्रेशन में चल रहे थे उस समय अमजद खान साहब, गब्बर सिंह, क्योंकि कोई भी इस बात के फेवर में नहीं था कि वो इस फिल्म में काम भी करें। पॉलिटिक्स उस समय भी थी। तो ये फिल्म बाद में जब उठी तो अमजद खान साहब की वजह से ही उठी। उनकी आवाज़ को डब करने की कोशिश की। इवन सलीम जावेद साहब ने भी ये रिकमेंड किया कि भाई अमजद खान को हटा दो, अगर फिल्म में कहीं आपको डाउट है कि इनकी वजह से फिल्म नहीं चलेगी तो हम विलन को ही चेंज कर देंगे। उसको लेकर के भी बहुत सारे कलाकारों से बात की गई। इवन ये काम तब भी हुआ जब फिल्म बन रही थी। बनने से पहले तो कास्टिंग थी ही गब्बर सिंह की, लेकिन जब बनती जा रही थी तो अमजद खान को ये पता था कि मुझे कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी अमजद खान साहब पूरी फिल्म में एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ में लगे रहे। उनसे कई लोग बात करना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी अमजद खान थे, और उन्होंने जो काम किया वो आज तक यादगार है। क्योंकि फिल्म शोले में चाहे कोई कलाकार, बहुत बड़े कलाकार थे उसमें, बहुत अच्छी एक्टिंग थी, यारी दोस्ती, स्टंट वगैरह सब कुछ थे, लेकिन अगर अमजद खान की बात अगर हम करते हैं तो आज फिल्म को, आधे से ज़्यादा फिल्म को जो क्रेडिट मिलता है वो गब्बर सिंह की वजह से मिलता है। लोग जाते हैं तो गब्बर सिंह को सुन करके जाते हैं। हालांकि इसके जितने कैरेक्टर्स थे सबके बारे में सभी को मालूम है। तो ये वो एक ऐसा काम था अमजद खान साहब का कि जो उन्होंने बखूबी किया, और साथ में उन्होंने डायरेक्शन भी किया
यानी असिस्ट किया उनको, ट्रांसलेशन का काम भी किया, और साथ में थे अपने सचिन पिलगांवकर साहब। और इस फिल्म का आप देखिए कि ये जो फिल्म थी, इसके बारे में किसी ने भी उस समय आकलन नहीं लिया था कि ये फिल्म इतनी बड़ी कोई मशहूर हो जाएगी। फिल्म को बनाने के बाद में भी अड़चनें आई थी, और इसके बारे में अनाप शनाप गलत तरह की पब्लिसिटी की गई थी। न जाने लोग बाग क्यों इसके पीछे हाथ धोकर के पड़े हुए थे कि ये फिल्म किसी तरह से रुक जाए। बहुत सारे लोग थे, यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिसको जब बनना होता है, जिसको पहुँचना होता है बहुत आगे, वो पहुँच करके ही रहती है वो चीज़। चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई चीज़ हो, जिसकी किस्मत में अगर हिट होना लिखा है तो वो फिल्म या वो इंसान हिट होता ही होता है। उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते। आज आप देखिए 50 साल इस फिल्म को हो जाएंगे, लेकिन इसकी जो फ्रेशनेस है वो आज भी लोगों के सर चढ़ कर के बोलती है। शोले जैसी दीवानगी ना कभी पहले थी किसी के सर पर, ना आज। कोई अगर फिल्म को देख ले तो वो पूरी फिल्म को ही देखेगा, और एक बार जब इस फिल्म को देख ले तो इस जैसी कोई भी तुलना उसके दिमाग में रहेगी ही नहीं। आज की पेशकश में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।